हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था अंजलि राहुल को मैसेज भेजती है, नहीं राहुल, लिखना तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम इसे किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकते, मेरे लिए भी नहीं। अंजलि ने खुद से कहा। अंजलि ने फ़ोन उठाया, राहुल को मैसेज करने लगी। आज अंजलि सब भूल गई थी, वो किसी की पत्नी और किसी की बहू है। आज अंजलि फिर से अपनी भावनाओं के भंवर के जाल में फंसकर राहुल के करीब जाने वाली थी। एक सच्चे प्यार की तलाश में भटकती अंजलि न जाने किस मोड़ पर आ गई थी, जहां उसका दिल दिमाग उसके वश में नहीं रह गया था। जब कभी दर्द देने वाला इंसान उसके फैसले और पथ बदलता है, तो कभी कोई प्यार से या झूठी कहानियां सुनाकर उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अंजलि के पास अपना दिमाग और विचार दोनों ही थे, परंतु वो उनका इस्तेमाल करना भूल गई थी। एक बार फिर राहुल की परवाह करने के चक्कर में वो राहुल की बात पर आंख बंद कर विश्वास करने की गलती कर बैठी थी। कैसे हो राहुल तुम? मैं नहीं चाहती तुम कभी किसी के लिए भी लिखना छोड़ दो। मेरे कारण अगर तुमने ये किया तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही होगा। तो क्या तुम मुझे दुखी करना चाहोगे राहुल? मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, परंतु मैं बस इतना जानती हूँ, राहुल, किसी भी विवाहित स्त्री के लिए किसी और से संबंध बनाना मर्यादा की सीमा रेखा से बाहर होता है। ये एक अमर्यादित कृत्य है जिसे समाज कभी माफ़ नहीं करता और ना इसका समर्थन किया जा सकता है। वैसे भी राहुल, रिश्ता जिम्मेदारी और अधिकार दोनों लाता है। किसी भी संबंध को अगर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाए तो वो संबंध सही हो नहीं सकता। उम्मीद है तुम मुझे समझोगे। जल्दी जवाब देना, मुझे इंतज़ार रहेगा। अंजलि ने खुद को भी संभाल लिया था, राहुल को भी समझा लिया था, परंतु ये सिर्फ उसे लगता है। असल में तो उसने वही किया जो राहुल उससे करवाना चाहता था। एक बार फिर अंजलि राहुल के जाल में थी, समीर के सच से और दूर होने लगी थी। सूर्यदेव अपने पूर्ण स्वरूप में आकर धरा को रोशन करने में लगे थे। एक कमरे में बंद खिड़कियां, उन पर लगे पर्दों के बाद भी कमरे में प्रकाश बिंदु मोतियों के समान चमक रहे थे। उसी समय कमरे में सोते राहुल की नींद अब इस झीनी सी आती रोशनी से खराब होने लगी थी, क्योंकि वो रोशनी बिंदु उसकी आंखों पर पड़ रहे थे। अरे यार, ये फिर से हल्का सा खुला रह गया। पलंग पर सोते राहुल ने झुंझलाहट में तकिया नीचे फेंक दिया, मगर उसे जल्द ही ये एहसास भी हो गया कि इस कमरे में उसके सिवा कोई नहीं है। इसलिए राहुल ने ब्लैंकेट जोर से एक और फेंकी, बेमन से पर्दे को सही करने के लिए उठा। तू यही गलती हर दिन क्यों करता है? इस बालकनी के पर्दे का कोई सही इलाज ढूंढना होगा। खुद में बड़बड़ाता राहुल पर्दे के पास गया, पर्दे को खींचकर सही ढंग से लगा दिया। राहुल वापस पलंग पर जाकर सो गया। तुझे भी साइलेंट कर दूं, नहीं तो फिर से उठाना पड़ेगा, राहुल ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन लेते हुए कहा। तभी उसे फ़ोन की स्क्रीन पर अंजलि का मैसेज दिख गया। अंजू का जवाब आ ही गया। राहुल की नींद अब पूरी तरह से खुल गई थी। लगभग वो उछलकर पलंग पर बैठ गया। राहुल को मैसेज पढ़ने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि शायद वो जानता था अंजलि का जवाब क्या होगा। उसने खुद को पलंग से टिका लिया, तकिया अपनी गोद में रख ब्लैंकेट को अपने आसपास लपेट लिया। फिर वो आराम से मैसेज पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ रहा था, उसके चेहरे की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। अंजू, मेरी प्यारी अंजू, मैं जानता था तुम्हारा जवाब कुछ ऐसा ही होगा। राहुल ने फ़ोन को गोद में रख पीछे सिर टिका आंखें बंद करते हुए खुद से कहा। कुछ क्षणों बाद उसने आंखें खोली, फिर से अंजलि के मैसेज देखने लगा। मैं जानता हूँ तुम्हें अपने रंग में रंगने के लिए अभी मुझे और मेहनत करनी होगी, परंतु मज़ा तो मुश्किलों में ही है, वरना जो आसानी से मिल जाए फिर वो ज़्यादा समय अच्छा भी कहाँ लगता है। राहुल खुद से बात करते करते अचानक शांत और गंभीर हो गया। अपने होठों पर अंगूठे को घुमाते हुए वो कुछ सोचने लगा। कुछ क्षणों में उसके चेहरे पर वो चमक चंचलता फिर लौट आई। वो अंजलि को मैसेज करने लगा। समीर अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था जब अंजलि चाय लेकर कमरे में आई। मैं यहाँ हूँ। अंजलि चाय का कप टेबल पर रख कर वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी समीर की आवाज़ ने उसके पाँव रोक दिए। उसने मुड़कर समीर को देखा, जो इशारे से उसे चाय का कप हाथ में देने के लिए बोल रहा था। अंजलि ने एक बार कप को देखा, जो समीर से महज एक हाथ की दूरी पर ही था। अंजलि ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, कप लेकर समीर के हाथ में देने लगी। इस दौरान एक बार भी अंजलि ने समीर को देखने का प्रयास नहीं किया। वो नज़रें झुकाकर समीर की ओर कप लेते हुए आई।
समीर ने जानबूझकर अंजलि की उंगलियों को अपने हाथ से छू लिया। समीर ने महसूस किया उसके छूने के एहसास मात्र से अंजलि का हाथ एक पल में कांप गया था, परंतु उसने तुरंत ही खुद को संभाल भी लिया था। अंजलि ने एक बार ऊपर नजर उठाकर समीर को देखा, फिर नजरें नीची कर ली, जिसे देखकर समीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अंजलि के हाथ से कप लेकर चाय पीने लगा। फीवर तो नहीं है, समीर ने खुद से कहा, फिर से चाय पीने लगा। दरअसल उसने अंजलि को छुआ इसलिए था ताकि वो ये जान सके कि रात को भीगने के कारण कहीं अंजलि को फीवर तो नहीं हो गया। वो ये बात अंजलि को जताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहाने से अंजलि को छू कर देखा। रसोई में आते ही अंजलि पराठे बनाने लगी, तभी उसे समीर का उसे छूना याद आ गया। उसके हाथ आटे की थाली में ही रह गए और मन अपनी सोच में गुम हो गया। आपको क्या लगता है समीर, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? आप मुझे छूकर मेरी तबीयत जानने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भी आप ये बात मुझे जताना नहीं चाहते। क्या चाहते हैं समीर मुझसे? दर्द भी आप ही देते हैं, फिक्र भी आप करते हो, लेकिन वो परवाह वो फिक्र आप जताना नहीं चाहते। क्यों क्यों समीर? बहू आज पराठे अपने आप तवे पर जाने वाले हैं क्या? इस मिश्री सी आवाज को सुनकर अंजलि झटके से अपने विचारों से बाहर आती है। अंजलि ने सिर उठाकर देखा तो उसे अपने पास खड़ी सुधा जी दिखाई दी, जो कभी गैस पर रखे खाली तवे को तो कभी उसके सामने मूर्ति सी खड़ी अंजलि को देखती रही। मम्मी जी आप बैठिए ना, मैं पराठे लेकर अभी आती हूँ, अंजलि ने बाहर झांकते हुए कहा। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। बाहर समीर बैठा था, इसलिए सुधा जी उसे आवश्यकता से अधिक मीठा बोल रही थी। अंजलि की बात सुनकर वो मुंह बनाते हुए बाहर चली गई। अंजलि जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगी। अंजलि भले ही बाहर से स्वस्थ लग रही थी, मगर अंदर ही अंदर वो गहरे तनाव से गुजर रही थी। रात को भीगने के कारण उसे सिर दर्द भी होने लगा था। उसका शरीर हल्का हल्का ठंड से कांप रहा था, परंतु इस शरीर के दर्द से भी ज्यादा उसे अपने मन का दर्द परेशान कर रहा था। शरीर के चोट हो तो दवाई लगाई जा सकती है, उसे किसी को बताकर दवाई ले सकते हैं या मलहम भी लगा सकते हैं, परंतु मन की चोट वो ना दिखती है, ना उसकी दवाई किसी दुकान पर मिलती है। बस वो चोट शरीर के चोट से ज़्यादा गहरी होती है, इसलिए उसका इलाज भी जल्दी संभव नहीं हो सकता। अंजलि ने अपनी खराब तबीयत के कारण दवाई ली और सो गई। अंजलि की नींद शाम को खुली। अंजलि ने अध खुली आंखों से फोन को देखा। फोन में शाम के 5:30 बजे का समय बता रहा था। अंजलि समय देखते ही उठकर बैठ गई। आज तो बहुत देर तक सोती रह गई मैं। हड़बड़ाहट में अंजलि राहुल के मैसेज भी इग्नोर कर गई। इस समय उसके मन में केवल समय पर काम करना ही था, इसलिए वो जल्दी जल्दी सारे काम करने लगी। घड़ी के कांटों से भी तेज भागती अंजलि की काम करते करते फिर से दिन वाली हालत हो गई थी। उसे फिर सिर में तेज दर्द और ठंड का एहसास होने लगा था। इस समय में उसका शरीर बस उसे आराम चाहता था। अंजलि बिना काम खत्म किए वो कर नहीं सकती थी। सारा काम खत्म कर अंजलि जैसे ही कमरे में आई, समीर ने उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। अंजलि समीर के व्यवहार में पल पल आए इस बदलाव को समझने का प्रयास ही कर रही थी। तभी समीर ने जो उसके कानों में कहा, उसे सुनकर अंजलि की चेतना भी गायब हो गई थी। हैप्पी एनिवर्सरी जान, समीर ने प्यार से अंजलि से कहा। मगर अंजलि को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, आखिर कैसे वो ये दिन भूल गई। उसकी और समीर की शादी का दिन, उन दोनों के एक होने का दिन, उसके इस घर में आने का दिन। अंजलि को एक एक कर सारे पल याद आने लगे। उसकी शादी के बाद के सारे खुशनुमा पल उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। जैसे फूलों के साथ कांटे भी आते ही हैं, वैसे ही उन सारी अच्छी यादों के बाद अंजलि को सारे बुरे पल भी याद आने लगे। कहने को अंजलि बस कुछ सेकंड ही समीर की बाहों में थी, पर उन कुछ पलों में उसने अपनी शादी की सारी अच्छी बुरी यादें जी ली थी। क्या हुआ अंजलि? जब अंजलि ने बदले में समीर को सालगिरह की बधाई नहीं दी, तो समीर ने अंजलि को पीछे से छोड़ उसका चेहरा अपनी ओर कर अंजलि को देखने लगा। हैप्पी एनिवर्सरी समीर। अंजलि समीर को विश करते ही मुड़कर जाने लगी। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें दूर जाने की? समीर ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैं जानता हूँ तुम हमारी एनिवर्सरी भूल गई थी, पर मुझे सब याद रह गई। समीर अब अंजलि की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। अंजलि अपने कदम पीछे ले रही थी। बुरे सपने और बुरी यादें भूल जाने के लिए ही होती हैं। अंजलि ने एक बार अपने मन में सोचा कि वो समीर को सब बता दे। ये शादी उसके लिए सिर्फ एक बुरा सपना है, जिसे वो हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है।
परंतु बहुत कोशिश के बाद भी उसके मुंह से वो शब्द नहीं निकले जो वो चाहती थी। पीछे जाती अंजलि के पांव पलंग के पास जाकर रुक गए। अब अंजलि के पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। समीर, वो मेरे सिर में बहुत दर्द है, अंजलि ने हिम्मत कर कह दिया, परंतु उसे इसके परिणाम ज्ञात नहीं थे। बस उसके मुंह से जल्दबाजी में निकले शब्द थे। अंजलि को कुछ राहत महसूस हुई जब समीर ने उसकी बात सुनते ही उसका हाथ छोड़ दिया। समीर दराज में जाकर कुछ ढूंढने लगा। अंजलि वहीं खड़ी उसे देख रही थी। समीर ने दराज से एक दवाई निकाली, उसे अपनी जेब में रख लिया। बैठो। समीर ने अंजलि के कंधे पर दोनों हाथ रखकर उसे पलंग पर बैठा दिया। फिर उसने अंजलि के हाथ में पानी का गिलास पकड़ा दिया। दूसरे हाथ में दराज से लाई दवाई निकाल कर रख दी। अंजलि ने चुपचाप दवाई गटक ली। फिर से वो समीर को देखने लगी। समीर ने जाकर लाइट्स ऑफ कर दी। अंजलि उसके इस लाइट्स ऑफ करने का मतलब अच्छे से जानती थी, इसलिए वो समीर के अपनी ओर आते कदमों की आहट को महसूस कर कांप रही थी। वही वो सब सहने के लिए मन ही मन खुद को मजबूत भी कर रही थी। इंसान भी अजीब है, अपने दर्द में दुखी मगर दूसरों के दर्द में जाने कैसे वो आनंद ढूंढ लेता है। समीर जब अंजलि के तन को पाकर उस पर अपना अधिकार साबित कर आनंदित हो रहा था, वहीं अंजलि के लिए ये अंतरंग संबंध किसी सजा से कम नहीं थे। इस समय अंजलि एक शव के समान हो गई थी। जब समीर को अंजलि की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, ना कोई सिसकियां, ना प्यार भरा स्पर्श, तब समीर ने अंजलि को होठों, गर्दन और सीने पर जोर जोर से बाइट करना शुरू कर दिया। तब अंजलि की दर्द से निकली उन आवाज़ों को वो अपनी मर्दानगी की जीत समझकर खुश होने लगा था। काश समीर ने लाइट्स ऑन रखी होती तो उसका ये भ्रम भी टूट जाता, क्योंकि तब वो अंजलि के वो आंसू देख लेता जो उसकी आंखों से बहकर गालों से होते हुए तकिए को भिगो रहे थे। अभी बस वो तकिया ही था जो अंजलि के आंसुओं को महसूस कर रहा था। समीर के छोड़ते ही अंजलि के मुंह से एक चीख निकल गई, जिसे मुंह पर हाथ रख अंजलि ने बाहर आने से पहले ही रोक लिया। वो धीरे से उठकर बाथरूम में गई। नल चलाकर तेज पानी अपने चेहरे पर मारने लगी। जब अंजलि का मन कुछ शांत हुआ तो वो बाहर आई। उसने एक नज़र पलंग पर सोते समीर को देखा, फिर अपना फ़ोन लेकर राहुल के मैसेज देखने लगी। अंजलि बाथरूम से आकर राहुल के मैसेज पढ़ने लगी। हर गुजरते क्षण के साथ उसके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। अंजू, कैसी हो तुम? जाने क्यों लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। क्या कहा तुमने? समाज इसे अमर्यादित कहेगा। किस समाज की बात कर रही हो तुम? कौन सा समाज है वो जो किसी लड़की को अपने पति से मार खाते देख भी मौन रहता है, जो किसी लड़की को घर बचाने के लिए सहने की शिक्षा तो देता है, परंतु लड़के को कभी एडजस्ट करना नहीं सिखाया जाता। घर की इज्जत उसकी जिम्मेदारी, रिश्ते की जिम्मेदारी सारी लड़की की ही होती है, जैसे घर और रिश्ता केवल उस लड़की का हो, जबकि वास्तविकता में उस घर में उस लड़की की इच्छा, उसके सपनों के लिए कोई जगह नहीं होती। अंजू, मैं ऐसी किसी भी बात को नहीं मान सकता जो हमें घुट घुट कर जीने को मजबूर कर दे। ना मैं किसी पुनर्जन्म में यकीन करता हूँ जो इस जन्म के सपनों को अगले जन्म पर जीने के लिए छोड़ दूँ। मैं आज और अभी भी यकीन करता हूँ। मेरा आज यही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हर तरह से अपने करीब, अपने पास महसूस करना चाहता हूँ। अंजलि ने राहुल की हर बात को ध्यान से पढ़ा। एक बार फिर राहुल की जीवन को आज में जीने वाली बात अंजलि के दिल को छू गई। राहुल, तुम्हारी हर बात और तर्क अपनी जगह सही है, परंतु हम अकेले समाज से नहीं लड़ सकते और ना ये कोई फिल्म या टीवी सीरियल है, ना किसी लेखक की कहानी जहां हम कुछ तर्क करेंगे, भाषण देंगे और लोग प्रभावित होकर हमारी बात मान लेंगे। ये असल जिंदगी है और इसमें चीज़ें इतनी आसानी से नहीं बदलती, खासकर लोगों की सोच। सालों लग जाते हैं लोगों को अपनी पुरानी सोच को बदलने में। इसलिए हमारे देश में हमेशा से दो पीढ़ियों के बीच तनाव देखा जाता रहा है। फिर जो बात मैं नहीं अपना रही वो किसी और को कैसे अपनाने के लिए कह सकती हूँ? शादी किसी और से, प्रेम किसी और से हो सकता है, क्योंकि प्रेम पर, हमारे मन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, परंतु उसे बिस्तर पर पति की जगह देना या ना देना वो हमारे नियंत्रण में होता है। और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ उस पल भले ही शारीरिक सुख की अनुभूति होगी, मगर उसके बाद सिर्फ आत्मग्लानि हमारे अंदर रह जाती है, जिसका असर हमारे रिश्ते पर पड़ता है। मैं किसी आत्मग्लानि के साथ नहीं जी सकती, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। अंजलि ने 2 बार पढ़ने के बाद राहुल को मैसेज सेंड कर दिया। फिर वो फ़ोन रखकर सोने लगी।
तभी राहुल का मैसेज आ गया। अंजू, कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? हाँ कहो। पहले तुम प्रॉमिस करो तुम मेरी बात का शांत मन से जवाब दोगी। प्रॉमिस करती हूँ। ऐसे नहीं, तुम प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगी, मेरी बात का अर्थ समझने की कोशिश करोगी, फिर जवाब दोगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं गुस्सा नहीं करूँगी, तुम्हारी बात का जवाब अच्छे से दूंगी। जब तुम अपने पति के साथ संबंध बनाती हो तब क्या तुम्हारा शरीर उस आनंद को महसूस करता है? क्या उसके स्पर्श से तुम्हारे शरीर में नशा सा होने लगता है, एक बिजली सी उत्पन्न होती है? तब क्या तुम्हारा मन करता है अपने सारे बंधनों से तन को आज़ाद कर किसी बेल की तरह अपने पति से लिपट जाने का, हर शर्म के पर्दे का त्याग कर उसमें समा जाने का, उसकी सांसों में अपनी खुशबू को महसूस कर उन सांसों के उतार चढ़ाव में पूर्ण रूप से उसका हो जाने का? अंजलि का मन राहुल की बातें सुनकर भड़कने लगा। उसका मन हो रहा था वो राहुल को वहीं उसी पल रोक दे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।